नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है चेरी के पौधों के काट छांट एवं उसका रखरखाव। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं वे हैं डॉक्टर नीना चौहान जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं फल विज्ञान की, फ्रूट साइंस की, आपके रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग स्टेशन जो मशोबरा में है उसमें। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैम, जैसे हम चेरी की बात करते हैं तो आज के समय में जो चेरी एक फल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल के रूप में उभर रहा है, और हम देखते हैं कि चेरी जो है एक वन ऑफ द डाइट्स में लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसको, फ्रूट को धीरे धीरे। तो मैम, इसका जब हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो किन किन क्षेत्रों में ये वर्तमान में लगाया जाता है और कहाँ पे इसकी जो उत्पादन है वो आज के समय में देखने को मिलता है? जी। अगर हम चेरी की बात करेंगे तो इसमें जो है ये अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत कम ज़िले हैं जहाँ पे ये उगाया जाता है, जैसे कि शिमला ज़िला है या किन्नौर है या लाहौल स्पीति है। और शिमला ज़िले में भी जो है वो बहुत कम स्थान है जहाँ पे ये उगाया जाता है, जैसे कि नारकंडा है, कंडियाली एरिया है, और कोटगढ़ में भुट्टी एरिया, धनापन पानी जहाँ पे एक जगह है वहाँ पे बहुत अच्छी चेरी उगाई जाती है, और कोटखाई में बागी एरिया। तो बड़ा कम क्षेत्रफल है अभी अगर हम बात करें तो। ये अगर हम 2023 का जो है वो डाटा देखें तो उसमें सिर्फ 448 हेक्टेयर है जिस पे जो चेरी का उत्पादन किया जाता है, और इसकी जो उत्पादन है वो 981 मैट्रिक टन है। तो आप देख सकते हैं कि जो अन्य शीतोष्ण फल है उनके कंपैरिजन में जो है ये बहुत ही कम जगह पे अभी जो है वो उगाया जा रहा है। तो जब हम किस्मों की बात करते हैं इसमें हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि शीतोष्ण किस्म की जलवायु है, तो इसमें जो उपयुक्त किस्में हैं मैम वो कौन कौन सी है जो इन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, और जो हमें चेरी जो मार्केट में भी देखने को मिलती है वो कौन कौन सी किस्मों की हमें जनरली मिल जाती है? जी, जैसे कि जो YS परमार यूनिवर्सिटी है तो हमारी जो एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें जो रिकमेंडेड वेराइटीज़ हैं तो उसमें जैसे लैम्बर्ट है, स्टेला है, वैन है, बिंग है, कुछ जो वैराइटीज़ हैं वो रिकमेंड की गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण केंद्र है मशोबरा में, वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा जर्मप्लाज्म है इसका चेरी का, तो उसमें वहाँ पे कम से कम जो है हम वो 50 से अधिक जो प्रजातियाँ हैं हम उनको उगा रहे हैं और उनकी वैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ किस्में ऐसी हैं जो हमने वैल्यूएशन की है तो बहुत अच्छी जो प्रजातियां हैं उनको उगाया जा सकता है, लेकिन अभी वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में नहीं है। तो उसमें जैसे कि हम बात करेंगे सनबर्स्ट है, ग्लोरी है, लेपिन्स है, अर्ली रिवर है, ड्यूरो न्यूरो 2-3 हैं, तो काफ़ी किस्में हैं जिनका कि अभी आगे स्कोप है और उनको उगाया जा सकता है। तो मैम, जैसे हम काट छांट की बात करते हैं जो आज का हमारा विषय भी है, तो इसमें काट छांट की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि सेबों में आवश्यकता है क्योंकि जो लोग कर ही रहे हैं, और बाकी फलों में भी आवश्यकता होती है नेसेसरी। तो मैम, अगर स्पेसिफिकली हम चेरी की बात करें तो इसमें काट छांट जो है वो क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम इसमें करते हैं काट छांट को? जैसे कि सभी जानते हैं, बागवान लोग भी जानते हैं कि जो जितने भी शीतोष्ण फल हैं उनमें जो है वो सिधाई और काट छांट जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो उसी तरह से जो है वो चेरी में भी ये आवश्यक है। तो किसी भी पौधे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए या उसमें उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए या जो उत्पादन होता है वो बेहतर गुणवत्ता का हो, इसके लिए जो काट छांट है वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है। और इसको जो है हम वो क्यों करते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये आती है। तो इसमें 3 कारण हैं। सबसे पहला आता है जैसे कि वानस्पतिक वृद्धि। अगर हम काट छांट नहीं करेंगे तो जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, क्योंकि जब हम काट छांट इसलिए भी करते हैं कि जो एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है और वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको बैलेंस करना होता है। तो जब काट छांट करते हैं तो जो मजबूत शाखाएं हैं उनकी उत्पत्ति होती है तथा उनका विकास होता है। फिर जो दूसरा आता है तो इसमें जो है कि अगर हमें क्रॉप को, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या होता है, जब हम काट छांट करते हैं तो जो डेड है या डिजीज्ड ब्रांचेज है जब हम उनको निकालते हैं तो जो पौधा है वो अपनी ऊर्जा को जो है वो फल की गुणवत्ता या उसके उत्पादन की तरफ जो है वो केंद्रित कर देता है। और इसमें तीसरा आता है कि वेंटिलेशन या जो सनलाइट पेनिट्रेशन है। तो जब काट छांट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हवा का संचार है पौधों के बीच में वो भी अच्छा होता है, और विद इन द जो प्लांट है जो सनलाइट पेनिट्रेशन है वो अच्छी होती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है वो पौधे में जो फल लग रहे हैं उनके उत्पादन के लिए और उनकी
अच्छी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो मैम, जब हम चेरी के पौधों में बात करते हैं तो हम काट छांट शुरुआत कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम शुरू करते हैं काट छांट के? चेरी के पौधों में जो है वो एक तरह से बिल्कुल भिन्न प्रकार से, बाकी अन्य शीतोष्ण फलों की अगर हम बात करते हैं तो उससे थोड़ी सी भिन्न है। इसमें जो है वो हम करेक्टिव प्रूनिंग करते हैं। तो करेक्टिव प्रूनिंग में क्या होगा कि किसी भी, जब हम काट छांट की बात करते हैं तो दो ही जो शब्द हैं वो दिमाग में आते हैं। एक होता है थिनिंग आउट और एक होता है हेड बैक करना, क्योंकि ये दो मेन स्टेप्स हैं जो इसके कहेंगे हम प्रूनिंग के। तो इसमें जो है हेड बैक और थिनिंग आउट की हम बात करेंगे, लेकिन जो चेरी है उसमें हम करेक्टिव प्रूनिंग करते हैं। उसका मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा हेड बैक नहीं करना है, सिर्फ हम थिन आउट उसमें करते हैं, और कि जो एक तरह से सुधारात्मक जो काट छांट हम उसको कहेंगे कि एक पौधे की जो हमने शेप दी है पहले उसको मेंटेन रखना है, उसमें किस तरह से हम सुधार ला सकते हैं उस प्रकार से करते हैं। तो इसको जो है हम एक तरह से 3 प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि फॉर्मेटिव प्रूनिंग जो होती है, प्रारंभिक काट छांट, ये पौधे को एक मजबूत आकार देने के लिए किया जाता है, और ये जो पौधे के शुरुआती सालों में हम इसको चेरी में जो है वो करेंगे। अन्य फलों की तरह, अन्य शीतोष्ण फलों में भी जो है पौधे के जो कुछ 4-5 साल होते हैं उसमें हम पौधे को आकार ही देते हैं। और उसके बाद आता है चेरी में जो है वो मेंटेनेंस प्रूनिंग। मेंटेनेंस प्रूनिंग का है कि जो हमने वो शुरुआती सालों में जो आकार बनाया है, जो ब्रांचेस शाखाएं बनी हैं, उनको किस तरह से मेंटेन रखना है। और जो मेंटेनेंस प्रूनिंग है ये हर साल की जानी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद तीसरा आता है कि जो सेंटर को जैसे ओपन करना, कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना हो। वो मेन किस चीज़ के लिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि प्रॉपर एक एयर सर्कुलेशन के लिए, और विद इन द प्लांट जो सनलाइट पेनिट्रेशन है जो उसके लिए हम जो है वो काट छांट करेंगे। तो जो रेनोवेटिव किस्म की आपने बताई थी मैम, उसमें किस तरह से रहता है? नवीनीकरण, जैसे अगर कोई जो भी पौधा है, अगर निग्लेक्टेड ऑर्चर्ड है कोई, या पुराना पौधा है, तो उसका भी जो नवीनीकरण करना है, और उसमें जो है वो हम प्रूनिंग करेंगे। ये 3 तरह की जो है वो की जाएगी। तो मैम, जैसे हम प्रूनिंग की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आवश्यक चरण जो है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले तो आएगा कि जैसे डेड और डिजीज्ड जो शाखाएं हैं, मृत हैं, या जिसमें बीमारियां लगी हुई है, सबसे पहले हम उनको काटेंगे। और क्योंकि करेक्टिव प्रूनिंग चेरी में की जाती है, तो उसमें करेक्शन हमें किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले तो हमें इन ब्रांचेस को निकालना है। लेकिन इन शाखाओं को काटते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो हमें शाखा को उसके आधार से ही, मतलब बेस से ही निकाल देना है। अगर हम वहाँ पे थोड़ा सा भी स्टब रखते हैं, जैसे कोई बीमारी वाली शाखा है और हम उसको बेस से ना काट के थोड़ी सी उसमें जगह रख देते हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे जो है वो एक नई शाखा की उत्पत्ति होगी, और पहले ही उसमें बीमारी लगी थी तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी ब्रांच नहीं होगी। तो और इसमें बेस से अगर हम नहीं काटते हैं, नई शाखा निकलती है, तो अगले वर्ष जब हम फिर से काट छांट करेंगे तो हमें जो है वो काट छांट का एक और अतिरिक्त कार्य जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा इसको बेस से काटना है। और उसके बाद आता है दूसरा जो है वो कम्पिटिटिव ब्रांचेज हैं। जैसे अगर हम प्रूनिंग नहीं करते हैं या ग्रोथ पौधे में ज़्यादा है, तो बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। और प्रतिस्पर्धा किस चीज़ के लिए करेंगी? स्पेस के लिए या सनलाइट के लिए। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि जब आप पौधे के पास खड़े हों तो देखें कि आपको कौन सी मतलब किस साइड की शाखा आपको चाहिए, कौन सी शाखा चाहिए, कौन सी ऐसी शाखा है जो दूसरी शाखा के लिए जो है वो छाया दे रही है या उसके साथ जगह के लिए कम्पीट कर रही है, तो ऐसी शाखा को जो है वो काटना होगा। और तीसरा आएगा इसमें कि जो हमारा सेंटर पोर्शन है, टॉप का जो है उसको ओपन अप करना, तो उसके लिए जो है वो काट छांट जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। और टॉप जो है वो ओपन अप क्यों करना पड़ जाता है? फिर से वही चीज़ आ गई कि सनलाइट पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा, जब बेटर एयर सर्कुलेशन होता है उससे जो है जो बीमारियां हैं वो भी कम लगती है। और जब पौधे के अंदर तक जो है वो सूरज की किरणें पहुंचेगी तो उससे जो है वो एक तो जैसे स्पर फॉर्मेशन है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है सनलाइट, और दूसरा जो है जो कलर फॉर्मेशन है या साइज़ है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक तरह से जो हमें गुणवत्ता वाला फल चाहिए तो उसके लिए जो है वो उसमें काट छांट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे पौधे मैम जैसे हैं हमारे चेरी के हैं, तो उसमें जैसे पुराने होते जाते हैं तो कुछ सूखी शाखाएं दिखने लगती हैं, तो अगर हमें उस पौधे का नवीनीकरण करना है तो नई ब्रांचेस लानी, तो उसके लिए मैम किस प्रकार किया जाता है? अगर हम नवीनीकरण इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो है वो स्टब कट लगाते हैं। तो और स्टब कट जो है वो
3 इंच से लेकर जो है वो 2 फुट तक हो सकते हैं। और इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें बार बार ये शब्द आ रहा है कि जो सनलाइट पेनिट्रेशन है, एक नई शाखा की उत्पत्ति के लिए जो है वो सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे अगर हम रेंज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है कि कम से कम जो है वो 3 इंच से लेकर 2 फुट तक की जो है हमें स्टब कट रखने हैं। तो इसमें क्या होगा, जो टॉप का पोर्शन है उसमें हम छोटे स्टब कट रख सकते हैं, क्योंकि टॉप में जो है वो सनलाइट बेटर पेनिट्रेशन रहती है। और लेकिन जो लोअर पोर्शन है उसमें हम जो है वो 2 फीट तक जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ नई शाखा की उत्पत्ति होनी है वहाँ पे जो है वो सनलाइट का पहुंचना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है हम स्टब कट जो है वो टॉप और बॉटम पोर्शन को देखते हुए जो है नए स्टब कट जब हम लगाएंगे तो वहाँ से नई शाखा की उत्पत्ति होगी, नई शाखा आएगी और नए स्पर फॉर्मेशन होगा, तो उसका जो है हम इस तरह से नवीनीकरण जो है वो कर सकते हैं। जी, अगर मैम प्रूनिंग की बात करें चेरी में, तो हमें किन किन बातों का जो है आवश्यक बातों का हमें ध्यान रखना होता है? क्योंकि ये सारी, क्योंकि आपने कहा कि बाकी शीतोष्ण फलों की जो वैरायटी जो फल है उनकी उनसे थोड़ी अलग है इसमें काट छांट, तो मैम क्या आवश्यक बातें हैं जो इसमें अलग रहती हैं बाकियों से भी और उनका ध्यान रखना चाहिए? जी, एक तो मतलब हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि ये किस प्रकार से भिन्न है। अगर हम बात करें तो कोई भी शीतोष्ण फल है, सब में जो है वो एक एपिकल डोमिनेंस होती है। तो चेरी में भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पार्श्व शाखाएं हैं जिनको लेटरल ब्रांचेस कहते हैं वो नहीं निकलती हैं। तो उनकी नई शाखा की उत्पत्ति के लिए जो है वो हेडबैक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चेरी में जो है वो हम हेडबैक ज़्यादा नहीं करते हैं। एक तो इसमें जो है वो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर 2.5 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाली कोई भी शाखा हो तो उसमें हेडबैक बिल्कुल नहीं करना है। और अगर उस ब्रांच को निकालना भी है तो उसको थिन आउट करना है। दूसरा हेडबैक क्यों नहीं करना है कि जो चेरी है इसमें क्या है, जो टर्मिनल पोर्शन है उसमें जो स्पर फॉर्मेशन होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लोज होती है बेसल पोर्शन के। एक तो ये बात है। और दूसरा जो है, जो टर्मिनल पोर्शन का स्पर होता है उसमें ज़्यादा फूल आते हैं। तो जब हम टर्मिनल पोर्शन को ही काट देंगे, क्योंकि जब हम हेडबैक करेंगे तो एक ब्रांच का जो है वो टॉप का थोड़ा सा पोर्शन है उसको हम कट कर देंगे। तो जब हम उसको निकालेंगे तो उसके साथ साथ जो है वो स्पर का एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो निकल जाएगा। तो फल जो है वो कम लगेगा, क्योंकि बाकी जो फलदार शीतोष्ण फल हैं उनके कंपैरिजन में इसमें जो है टर्मिनल पोर्शन में ज़्यादा क्लोज स्पर फॉर्मेशन और ज़्यादा मतलब फ्रूटिंग उसमें होती है। तो अगर हमने वही काट दिया तो जो है वो फल हमने कम कर दिया। तो इसलिए इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम जो है इसमें हेडबैक करें। और दूसरा मैंने कहा कि अगर ज़्यादा ब्यास वाली जो है वो शाखाएं हैं उनमें हेडबैक नहीं करना है, बहुत ही ज़रूरी हो तो थिन आउट करना है। और जो है, और हम इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं कि जो बहुत पतली शाखाएं और जो नीचे की तरफ को शाखा जा रही है उसको जो है वो काट देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो क्वालिटी फ्रूट जो है वो नहीं लगेगा। जी, जैसे आपने शाखाओं की बात की, जैसे हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वेजिटेटिव ग्रोथ ही पकड़ लेते हैं और फ्रूट्स उसमें नहीं आते हैं। तो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है तो उन्हें कैसे बैलेंस करें मैम, अगर हम चेरी की बात करें और जो स्पर है वो ज़्यादा आए, क्योंकि फ्रूट जाहिर सी बात है कि उत्पादन जो है किसान को ज़्यादा चाहिए होता है। जी, चेरी में बहुत ज़्यादा स्पर फॉर्मेशन की कंपैरेटिवली जब हम अन्य शीतोष्ण फलों की बात करते हैं तो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पर है वो कम से कम जो है वो 12 साल तक जो है वो अच्छा फल उत्पादन देता है। तो हमें रिन्यूअल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। और दूसरा, जैसे मैंने बात की कि इसमें हेडबैक ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्पर फॉर्मेशन जो है वो टर्मिनल पोर्शन में होती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, जैसे अगर हम अन्य शीतोष्ण फलों की बात करते हैं तो क्या होता है कि हम वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा कब होती है, जब हम ज़्यादा हेडबैक करते हैं, कि जितना ज़्यादा काटेंगे उतना जो है वो नई ब्रांच निकलेगी और वो ज़्यादा ग्रोथ लेगी। तो अगर स्पर फॉर्मेशन लेना हो तो हम टिप को ना काट के जो है वो हेडबैक ना करके जो है वो ग्रोथ में जाने देते हैं। और चेरी में हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें जो है अगर हम हेडबैक नहीं कर रहे हैं तो लेकिन नई जो पत्तियां हैं उनकी उत्पत्ति होना भी ज़रूरी है। तो इसमें हम सिर्फ टिपिंग करते हैं। टिपिंग से क्या होगा कि जो नई पत्तियां हैं वो निकलती हैं। और चेरी में क्या होता है कि एक फल के लिए जो है वो कम से कम 5 पत्तियों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो हर साल है हम कुछ जो ब्रांचेस हैं उनकी जो है हम वो
टिपिंग कर सकते हैं। जी, यानी कि पत्तों का होना आवश्यक है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसके बाद जो फल है वो अंततः हमें प्राप्त होगा। जी, तो मैम जैसे हम कांट छांट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बाकी फलों से भिन्न है, तो हम जो समय देखेंगे तो उपयुक्त समय क्या रहेगा प्रूनिंग का? वही रहता है जैसे सेब और बाकी स्टोन फ्रूट्स में रहता है दिसंबर के समय का, या फिर इसके लिए कोई वेरिएशन या अलग समय पे की जाती है? जी, जैसे कि शीतोष्ण फलों में कहा जाता है प्रून व्हेन डोरमेंट, ठीक है, कि जब पौधा सुप्त अवस्था में है तो पौधे की कांट छांट करनी चाहिए। लेकिन चेरी में ये बिल्कुल से भिन्न है। चेरी में कहा जाता है कि प्रून इन लेट डोरमेंसी, कि जब पौधा बिल्कुल डोरमेंसी से एक तरह से निकलने वाला है, तो ये समय जो है, अगर अन्य शीतोष्ण फलों में ये जनवरी फरवरी में रहता है, शुरुआती फरवरी या मध्य फरवरी तक हम कहेंगे, तो चेरी में जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में और मार्च का जो पहला सप्ताह है उस टाइम पे इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसमें उस वक्त तक जो है वो फूल नहीं आना चाहिए। तो मतलब जैसे कि प्रून व्हेन डोरमेंट है तो वो चेरी में लागू नहीं होती है ये बात। और लेकिन जो स्थानीय जलवायु है उसके आधार पे जो है वो आदर्श समय किसी भी स्थान के लिए अलग अलग हो सकता है। जी, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो आपने वैरायटीज़ की बात की कि काफ़ी विभिन्न वैरायटीज़ जो है वो उगाई जा रही हैं हिमाचल प्रदेश में, तो मैम जब हम रूट स्टॉक्स की बात करते हैं इनके लिए, तो मैम उपयुक्त रूट स्टॉक्स आप कौन कौन से प्रेफर करते हैं जिसपे चेरी जो है लोगों को उगानी चाहिए? क्योंकि इस टाइम अगर हम पौधा लेने जाते हैं तो कहीं लिमिटेड स्पेसेस में मिलता है, जैसे आपके स्टेशन पे ही मिलता है ज़्यादातर किसानों को फिलहाल। तो मैम जैसे कोई ग्राफ्ट करना चाहता है तो वो किस तरह के रूट स्टॉक्स लगाए और ग्राफ्टिंग मटीरियल जो है वो कहाँ से उसे उपलब्ध हो सकता है? जी, अगर हम रूट स्टॉक की बात करें, मोस्टली जो पुराने बगीचे लगे हैं चेरी के, वो पाजा जो एक वाइल्ड चेरी है उसके रूट स्टॉक पे, पाजा पे ही ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन पाजा में क्या होता है, इसमें डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी आती है। कुछ सालों तक जो है वो इस रूट स्टॉक पे जो है वो अच्छा फल आपको मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, उसकी गुणवत्ता भी अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बात की डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी, धीरे धीरे जो है वो रूट स्टॉक और साइन में जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी दोनों में, तो है जो वो कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता जो है उस पौधे की कम होती जाएगी और उस फल की उतनी गुणवत्ता भी नहीं रहेगी। लेकिन आज के समय जो है, अगर हम बात करें, हमारे पास जो है अभी कोल्ट जो है वो एक रूट स्टॉक उपलब्ध है। उसी पे ही जो है वो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र मशोबरा में जो है वो उसी कोल्ट पे ही पौधे तैयार करते हैं। लेकिन अभी पिछले 2-4 सालों में जो है वो गजेला 5 और गजेला 6 जो है रूट स्टॉक वो भी आया है, जिसपे कि अब हम ग्राफ्ट कर रहे हैं और उसकी उपलब्धता भी जो है वो जल्दी ही बागवानों को की जाएगी। जी, जैसे हम देखते हैं कि कुछ शीतोष्ण फलों में समर प्रूनिंग भी की जाती है, गर्मियों के समय में करते हैं, तो मैम इसमें क्या स्कोप है समर प्रूनिंग का? अगर हम चेरी की बात करें, क्या एक ही बार में काफ़ी रहता है जब आपने मार्च और फरवरी के एंड की बात की, या फिर दोबारा से की जानी चाहिए उसमें? जी, किसी भी फल, कोई भी शीतोष्ण फल है उसमें जो है समर प्रूनिंग और डोमेन प्रूनिंग जो है वो दोनों की जानी चाहिए। समर प्रूनिंग में हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे कोई 2-3 ब्रांचेज एक जगह से निकल गई है जहाँ हमने कट लगाया था, तो वहाँ पे जो है हमें एक ही शाखा चाहिए, तो उसको जो है बाकियों को काट के, ताकि क्या होगा कि जो भी फूड मटीरियल है वो उसी शाखा में जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो आगे विंटर सीजन में हमें जो है वो काटना पड़ेगा। तो चेरी में भी हम समर प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एयर सर्कुलेशन एंड सनलाइट पेनिट्रेशन, क्योंकि चेरी में जो है वो बीमारियां काफ़ी आती हैं अगर प्रॉपर तरह से उनको मेंटेन नहीं किया जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो समर प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है, और इसमें जो है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो और जो फूड मटेरियल उस ब्रांच को मिल रहा है वो फल को मिले, और जो ब्रांच हमें एक्चुअल में चाहिए वो उसी को ही जाए। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि इसमें पॉलिनेशन संबंधी कुछ समस्याएं रहती है, तो जो परागण संबंधी समस्या उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाए मैम चेरी के अंदर? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि जितने भी शीतोष्ण फल हैं उन सब में जो है वो पॉलिनाइजर की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे सेब है या प्लम है, आड़ू है, बादाम है, नाशपाती है, सब में जो है वो मैक्सिमम जो है वो जितनी भी प्रजातियां उसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। लेकिन चेरी एक ऐसा शीतोष्ण फल है जिसमें कि क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी है। तो इसमें जब भी हम बगीचा लगाते हैं, पौधे लगाते समय जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन सी वेराइटीज़ लगा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि हमने वही वेराइटीज़ लगा दी, वही प्रजातियाँ हमने लगा दी जिनकी आपस में क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी है। ये
सेल्फ पॉलिनेट भी नहीं करेगी, लेकिन जो दूसरी हमने कोई किस्म लगाई है वो भी पॉलिनेट नहीं कर पाएगी। और बहुत सारे बगीचों में जो है ये समस्या देखने को मिलती है, जब बागवान पूछते हैं कि इसमें जो है फल ही नहीं लग रहे हैं, तो क्या होता है कि उन्होंने इस तरह की किस्म लगा दी होती है कि जो आपस में कंपैटिबल ही नहीं है, तो उससे जो है फल नहीं लगेगा। इसमें हम सबसे एक बात का ध्यान रख सकते हैं कि जैसे स्टेला है या वेगा है, जो कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि यूनिवर्सल डोनर है, तो मैक्सिमम अगर जहाँ पे भी चेरी का उत्पादन किया जा रहा है वहाँ पे परागण के लिए जो है हम स्टेला वैरायटी लगाते हैं। कि अगर हमने कोई अन्य वैरायटीज़ किस्म ऐसी लगाई है जो कि आपस में इनकम्पैटिबल है, जिसमें क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी है, तो अगर हम स्टेला लगा देंगे तो वो यूनिवर्सल डोनर है, तो वो सबको परागण देगी और उस तरह से जो है वो पॉलिनेशन उसमें की जा सकती है। यानी कि अगर मैम हम बात करें आज के समय में, तो इस टाइम जो है अगर कहीं पे फ्लावरिंग नहीं हुई है तो वो इस समय जो है प्रूनिंग या काट छांट कर सकते हैं इससे समय या थोड़ा इससे समय पहले। जी, जैसे मैंने कहा कि स्थानीय जलवायु के अनुसार जो है वो अलग अलग हो सकती है, कि अगर थोड़ा सा मिड एलिवेशन है तो वहाँ पे जो है वो अभी फ्लावरिंग अब आने वाली है, तो अभी तक जो है वो वहाँ पर हो जानी चाहिए। लेकिन जैसे अगर कहीं पे अभी फ्लावरिंग में थोड़ा सा समय है तो वहाँ पे जो है वो की जा सकती है, क्योंकि इसको हमेशा जो है वो लेट डॉर्मेंसी में करना है। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो दिसंबर जनवरी में अगर करेंगे तो उससे क्या होता है कि जिस भी शाखा को हम काटते हैं तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं सूखने का उसमें जो है वो ज़्यादा खतरा रहता है। और बहुत ज़्यादा हेडबैक हम वैसे भी नहीं करते हैं इसमें, लेकिन जितना इसमें क्या होता है कि जितना हम लेट करते हैं तो जल्दी घाव भी भरता है और उसमें जो है वो किसी भी संक्रमण का जो है वो खतरा कम हो जाता है। और जी, और इसमें चेरी में एक चीज़ बहुत आवश्यक है कि जब हम चेरी की काट छांट करते हैं तो इसमें मशोबरा पेस्ट एक आता है, कोई भी बड़े कट आपने लगाए हैं तो उन पे जो वो पेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है वो रोगाणुओं के प्रवेश को जो है वो रोका जा सके। जी, जिस तरह से आपके सेब में या दूसरे जो पौधे हैं उनमें वो पेस्ट लगता है ताकि रोके जाए। जी, तो मैम जैसे हम पौधों की भी बात करते हैं कि जो चेरी के पौधे हैं अगर किसान प्राप्त करना चाहे तो क्या समय रहता है मैम, क्योंकि आपके स्टेशन पे ही जनरली मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम तौर पे, तो किस समय में ले सकते हैं? अगर अभी हम बात करें तो चेरी के जो प्लांट्स हैं उनका उत्पादन जो है वो क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण केंद्र जो मशोबरा में है वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाते हैं। और दिसंबर के महीने से हम प्लांट्स को देना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो अब इस साल तो वो समय निकल गया है, लेकिन जैसे अगली साल को जो है वो कोई भी बागवान लेना चाहें तो वो दिसंबर माह में जो है वो मशोबरा केंद्र से जो है वो पौधे प्राप्त कर सकते हैं। जी मैम, जैसे चेरी की हम बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जैसे इन्हें पेड़ों को लगाना कैसे है, उसके बाद रखरखाव जो है उसके लिए मैम कोई विशेष कह सकें कि एक प्रोटोकॉल है जो किसानों को बताया जाता हो, या कोई प्रशिक्षण है इस तरह का जो पहले दिया जाना चाहिए, या फिर जनरली वो लगा सकते हैं जिस प्रकार से वो बाकी अपना ऑर्चर्ड मैनेज कर रहे हैं? नहीं, जैसे किसी भी पौधे के लिए या कोई भी शीतोष्ण फल हम लगा रहे हैं तो क्षेत्रीय बागवानी जो केंद्र है मशोबरा में या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इनके थ्रू जो है वो समय समय पे जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है और सही तरीके से, क्योंकि स्पेसिंग कितनी चाहिए और स्पेशली जैसे चेरी में हमने बात की क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी है तो कौन सी किस्में लगानी चाहिए और पॉलिनेशन के लिए कौन सी किस्म लगानी चाहिए, तो उन बातों का जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पर। और स्पेशली जैसे अगर हम काट छांट की बात करें तो दिसंबर के बाद जो है वो इस तरह के प्रशिक्षण शुरू हो जाते हैं और कोई भी अगर किसी भी विषय में हो रहा है तो सारे टॉपिक वहाँ पे कवर किए जाते हैं, चाहे वो काट छांट से संबंधित है या फल को मतलब पौधों को लगाना है, फलदार पौधों को लगाना है, या उसमें जो है वो इंसेक्ट्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है, डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सभी विषयों पे जो है वो जानकारी दी जाती है। जैसे हम चेरी की बात करें तो चेरी एज अ फ्रूट जब हम देखते हैं तो इसमें क्या स्कोप देखते हैं आप, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम स्तर पे जो है ये उगाया जा रहा है, और जो फल का मतलब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें चेरी के बॉक्सेस एज सच दिख जाते हैं जब सीज़न होता है, तो मैम इसमें क्या स्कोप देखते हैं
आप, और फ्यूचर के लिए क्या स्टेप्स हैं जो आपका जो रिसर्च स्टेशन है वो किस तरह से इसे प्रचारित कर रहा है ताकि जो किसान है वो इसकी खेती की ओर अग्रसर हो थोड़ा? जी, चेरी जो है ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब हम कहेंगे रेवेन्यू देने वाली क्रॉप है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चेरी जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन वाली क्रॉप है कि मार्च में अभी फ्लावरिंग आएगी और मैक्सिमम जो लेट से लेट हार्वेस्टिंग है, जैसे हाइट में अलग अलग स्थान पे जो है अलग अलग समय में होती है, तो ये मई ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाती है और जून तक जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। और दूसरा, जिस समय ये फल मार्केट में आता है उस समय जो है कोई भी फल मार्केट में नहीं आता है, कोई भी जो अन्य फल है वो नहीं होते हैं। तो अब एक सिंगल फ्रूट और जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी है, जो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, तो जो ऐसा फल जब आता है तो उसकी अगर हम देखेंगे इसको बहुत अच्छी कीमत मिलती है चेरी को। तो इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं जिनकी हम इवैल्यूएशन कर भी रहे हैं, तो अर्ली मिड लेट तीनों तरह की जो हैं वो किस्में हमारे पास जो हैं वो उपलब्ध हैं। क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा होता है कि एक ही टाइम पे जो है वो गलत नहीं आना चाहिए, एक ही टाइम पे अगर कोई भी फल पहुंचता है तो उसकी कीमत गिर जाती है। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं, कोई भी जो बागवान है, कि हम अर्ली जो वेराइटीज़ हैं उनको भी लगाएं, मिड भी लगाएं और लेट भी लगाएं, ताकि जो है वो मार्केट में गलत ना आए। तो इसका जो है बहुत अच्छा स्कोप है। और बहुत अब जो है अगर हम देखें तो काफ़ी, क्योंकि जैसे हमारे स्टेशन पे हैं लोग पौध लेने भी आते हैं, तो अलग अलग शिमला जिला के जो हैं अलग अलग स्थानों से अब आते हैं और इसका एरिया कहीं ना कहीं जो है वो अब बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक पोटेंशियल क्रॉप है जो किसानों और बागवानों की आय में वृद्धि करेगी लॉन्ग टर्म में। तो मैम, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे जो बागवान और भाई और जो दर्शक हैं उन्हें इतना महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।